अब आप लोग अभी चर्चा हम करने चल रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड का। ठीक है, ड्रिफ्ट समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो जो था उसमें हम लोग देखे कि एक कंडक्टर में करंट किस तरह से एस्टेब्लिश हो जाता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में रहते हैं किस तरह से एक खास डायरेक्शन में उनका फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, अब इसी में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं इस ड्रिफ्ट स्पीड का। ठीक है, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाह चाल। अपवाह चाल हिंदी जान लो, ड्रिफ्ट स्पीड का। देखो आप लोग इसमें ये समझो एक कंडक्टर हम बना रहे हैं ऐसे, एक कंडक्टर है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तुमको दिखाया गया। ऐसे कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर बना दिए, इसको हम क्या किए, एक बैटरी से ला करके कनेक्ट कर दिए। ऐसे कनेक्ट कर दिए, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। एक कंडक्टर जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया। ऐसे बोलो, इसमें जो है ये बीच के जो रीजन है, इस बीच के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया। ऐसे दिस वे ऐसे एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये बैटरी का जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे इसका ये नेगेटिव टर्मिनल, हाई वोल्ट यहाँ पे और लो वोल्ट यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ये लीस्ट वोल्टेज पे है और ये हाईएस्ट वोल्टेज पे है। ठीक है, ऐसे हमारा बन गया। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं इसके अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हम अपने तरफ से इसको इस तरह से सिंबल दे रहे हैं कि दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर ये पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बनाती है। दिस इलेक्ट्रॉन से पैक्ड है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस ढंग से आपका है। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें यहाँ पे, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका ए है ऐसे। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका ये है। इसमें हम दो क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे कंडक्टर का हम दो क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ कंसीडर किए दिस वे, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ कंसीडर किए और एक हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। पूरा भी ले सकते थे ऐसे। ये एरिया यहाँ भी कितना है, ये सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, ये ऐसे ऐसे। और ये लेंथ हम जो कंसीडर कर रहे हैं, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इसका लेंथ एल है, लेंथ एल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ का है वो आपका ए है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, अब देखिए आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तब फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू
क्यू फोर्स लगेगा, F बराबर क्यू, इसको लिखिएगा क्यू यहाँ पे लिखिएगा तो माइनस ई आई इतना। यहाँ से क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, टुवर्ड्स राइट है, तो बल इधर की ओर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रहा है ना, इसको इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, इस साइड में है, तो जो फोर्स लग रहा है वो किधर लगेगा, ऐसे लगेगा। ऊपर में दिखा दे रहे हैं फोर्स ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करिएगा तो ई होगा ऐसे, ठीक है। मैंने देखिए, एक है व्हाट इज हैपनिंग, दूसरा क्या था, एट फर्स्ट स्टेज हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो हम लोग जो है इस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो गया, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। कितना फोर्स लगेगा, F बराबर E इंटू ई लगेगा। अगर फोर्स अगर लग रहा है तो फिर इसमें हम एक एक्सेलरेशन की बात सोच सकते हैं, F बाई एम की, एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेक्टेशंस, ठीक है कि नहीं, इतना। तो ये कितना लगेगा, ई बाई एम एक्सेलरेट करेगा। अब इसका मतलब क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जब एक्सेलरेट करेगा तो जैसे जैसे इधर आते जाएगा वैसे वैसे इसका स्पीड बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं। तो ये ऐसे जब एक्सेलरेट कर रहा है, अगर हम मान के चलें कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ से लेकर के अगर इधर जैसे 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 हम प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे इट्स स्पीड शुड इंक्रीज। यहाँ से अगर चल रहा है मान लीजिए यहाँ से, तो जैसे जैसे ये इधर आते जाएगा इसका स्पीड बढ़ते जाना चाहिए, जो हम लोग फर्स्ट स्टेज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चूंकि फोर्स लग ही रहा है, एक्सेलरेशन होगा ही, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब इधर इंक्रीजिंग स्पीड से जाएगा, लेकिन ये हकीकत नहीं है। इसलिए क्योंकि बीच का जो ये जगह है ये तो इलेक्ट्रॉन से पैक्ड है कि नहीं। कोई कम स्पीड से मान लीजिए जा रहा है, कोई ज्यादा स्पीड से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर हो सकता है, बोलिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक टक्कर हो सकता है। या मान लीजिए कि जो आयंस है इसके, माने पूरा जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो आयंस है, सॉलिड बॉडी लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो उसके जो क्रिस्टल लैटिस होगा उसमें जो आयंस होंगे उनसे ये जा करके, माने कोर से जा करके इस इलेक्ट्रॉन का टक्कर हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके हिसाब से गति होता, बशर्ते कहीं बीच में कोई टक्कर वगैरह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का कहीं किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर नहीं होता, क्रिस्टल के किसी आयन के साथ टक्कर नहीं होता। तो ये क्या करता, लगातार इसके हिसाब से चलता, लेकिन ये गति इस तरह से नहीं है। नहीं, इसका एक एनालॉगस सिचुएशन आप सोच सकते हैं कि ये इस तरह से सीढ़ी पर जो जैसे मान लीजिए ऐसे एक स्टेयर है, एक सीढ़ी है, मान लीजिए ऐसे एक सीढ़ी बना हुआ है, यहाँ से एक बॉल मान लीजिए ऐसे एक बॉल है चलता है, तो यहाँ आया तो क्या हो गया, ये बॉल अगर एक माने एक स्टेयर बोलते हैं, सीढ़ी जो घर के जो सीढ़ी है आपका, उस सीढ़ी पर एक बॉल ऐसे गिरे, मान लीजिए यहाँ से एक बॉल चले, एक समझिए बात को कि ऐसे चले, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ इस पीरियड में तो एक्सेलरेट किया अंडर ग्रेविटी, लेकिन तब तक इसका क्या हो गया, यहाँ से टक्कर हो गया। फिर यहाँ से बचते खुजते मान लीजिए ये यहाँ से टक्कर के बाद जो है कुछ आगे बढ़ा, अब फिर ऐसे चला, तो फिर यहाँ पे आकर के उसका टक्कर हो गया। फिर यहाँ से बचते बचते यहाँ मान लीजिए यहाँ से किसी ढंग से चला, तो यहाँ आकर के इसका टक्कर हो गया। आपका अगर ये पूरा व्यवस्था अगर ऐसे डायरेक्ट गिरता, आप ये समझिए, ये ऐसे इसके सामने से यहाँ ये जो है, अगर ये बॉल यहाँ से गिरता और डायरेक्ट ऐसे गिरता, रास्ते में कहीं कोई कोलिजन नहीं होता, तो ये लगातार एक्सेलरेट करते हुए आता और यहाँ एक हाईएस्ट स्पीड से फ्लोर को से टकराता। लेकिन इस तरह से तो
ये नहीं, जैसे इस तरह से गिरना जो है, इस तरह से न गिर करके अगर ऐसे गिरे, एक टक्कर फिर अगला टक्कर फिर अगला टक्कर, तो ये बॉल देखिए, बॉल यहाँ से नीचे तो आया, ये बॉल नीचे तो आया, लेकिन इस बॉल के पल पल के स्पीड की बात अगर हमको बताना है तो ये कठिन है, हम नहीं बता पाएंगे। हम लोग बता पाएंगे क्या? यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यहाँ का स्पीड मालूम हो तो रास्ते के किसी बिंदु पर बता सकते हैं, लेकिन फिर टक्कर हो गया, कैसा टक्कर हुआ, फिर कितना स्पीड के साथ आगे सरकेगा, फिर कहाँ से ये आगे बढ़ेगा, कहाँ आकर के टकराएगा, इसमें अगर स्पीड बताना हो तो पल पल का स्पीड बताना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन इतना तो जरूर है कि यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, एक डिस्टेंस कवर करेगा, उसमें एक टाइम लगेगा, तो हम इसके एक एवरेज स्पीड की बात कर सकते हैं? नहीं बात कर सकते हैं। ये जो है एक्सेलरेट होना, फिर कोलिजन हो जाना, फिर उसमें ऊर्जा का लॉस हो जाना, फिर बचे खुचे ऊर्जा से फिर आगे बढ़ना, फिर कोलिजन हो जाना, इस तरह से अगर इस तरह से टकरा टकरा करके सीढ़ी से अगर बॉल नीचे आता है तो इसमें हम लोग एक औसत चाल की बात करेंगे। आएगा नीचे आ रहा है तो हम इसमें औसत चाल की बात करेंगे। अगर इस तरह से डायरेक्ट गिरता तो ये वाला इक्वेशन जैसा है उस तरह की बात होती, लगातार एक्सेलरेट करते जाता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये नीचे जाता। लेकिन यहाँ एक कब होता है? जब ओपन फील्ड होता है, पूरा स्पेस जो है, कहीं कोई कोलिजन की बात नहीं होती, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बल लगता और उसके बाद से आगे बढ़ते जाता, लगातार एक्सेलरेट होते होते यहाँ से आता है, इसका स्पीड बढ़ते जाता है, यहाँ हाईएस्ट स्पीड से इस क्रॉस सेक्शन को पार करता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसका एनालॉगस सिचुएशन जो है ये ऐसे न होकर के ऐसे, थोड़ा देर के लिए चला, एक टक्कर, ऊर्जा का लॉस, फिर अगला कोई टक्कर, फिर उधर से बच खुच करके चला तो फिर एक अगला टक्कर, फिर एक अगला टक्कर। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक पार करेगा तब उसके पल पल का स्पीड बताना हम लोग के लिए बहुत टेढ़ा काम है, वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग क्या बात करेंगे, लेकिन इतना बात भी तय है कि इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक ये धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से ही ये आगे बढ़ रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस के प्रभाव से ये इधर की ओर जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसी तरह से टकराते हुए इस तरह से ये बुझिए की सीढ़ी से टकराते टकराते जिस तरह से बॉल नीचे आ गया, उसी तरह से यहाँ होते हुए यहाँ आया। तो हम लोग इसमें क्या बात करेंगे? एक औसत चाल की बात करेंगे। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की अगर गति की बात हो रही है कंडक्टर के अंदर, तो हम उसके एक एवरेज स्पीड की बात करेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का जो चाल है एक औसत कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, माने एवरेज की बात करेंगे और मानेंगे उस एवरेज कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। ये जो एवरेज कांस्टेंट स्पीड की जो बात करेंगे, माने वो स्पीड एवरेज ही है, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड कैसे निकलते हैं? डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन, उस तरह की बात होगी। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, एक एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम, समझ गया कि नहीं? और ये मान के चलेंगे कि दैट एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन एक एज्यूम्ड कांस्टेंट एवरेज स्पीड से मोशन कर रहा है। नहीं समझे? एज्यूम्ड है, ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं, वो तो इस तरह का सिचुएशन है, ऐसा है नहीं। कभी स्पीड ज्यादा, कभी कम, कभी टक्कर में लूज किया, फिर बचा हुआ स्पीड से चला, फिर स्पीड बढ़ा, दो टक्कर के बीच में जो फ्री स्पेस है उसमें वो चला, तो उसमें एक तो एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ा, तब तक एक अगला कोलिजन, उसमें ऊर्जा का लॉस हुआ, स्पीड घटा। तो इस ढंग से यहाँ तक अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कंडक्टर में हम लोग उस इलेक्ट्रॉन के एक एवरेज कांस्टेंट स्पीड की बात करेंगे। एज्यूम करके हम लोग एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड द कंडक्टर विथ ए कांस्टेंट एवरेज स्पीड। समझ गया कि नहीं? बशर्ते क्रॉस सेक्शनल एरिया एक समान हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम बेस होगा तो उसमें फिर स्पीड में वेरिएशन होगा, तो एक समान क्रॉस सेक्शन का है तो एक कांस्टेंट स्पीड से एक एंड से दूसरे एंड तक इसका गति हो रहा है। और उसी एज्यूम्ड कांस्टेंट एवरेज स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एज्यूम्ड
ऐसे समझ सकते हैं, एज्यूम्ड कांस्टेंट एवरेज स्पीड in a conductor of uniform cross sectional ये क्या होता है, assumed constant average speed in a conductor of uniform, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो है हम लोग क्या मान के चलेंगे, ऐसे कि हम लोग एज्यूम करेंगे कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है एक एवरेज कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है। एज्यूम्ड कांस्टेंट एवरेज स्पीड इन ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंडक्टर में एक कांस्टेंट स्पीड से गति कर रहा है, ये बात समझ गया कि नहीं। एंड दैट स्पीड, दिस assumed constant average speed is called drift speed. Assumed constant average speed, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। माना हम इसमें एक एवरेज स्पीड की ही बात कर सकते हैं। इस assumed constant average speed is called drift speed. This assumed constant average speed is called drift speed. नहीं समझे, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, ये बात समझ गया, इतना तो समझ गए हैं आप लोग कि ड्रिफ्ट स्पीड है क्या। कंडक्टर के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर एक समान है तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक अचर औसत चाल से इसकी गति हो रही है, क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड तक तो ये जा रहा है, लेकिन ये इस तरह से डायरेक्ट फॉल जो होता है वैसे न होकर के इस तरह से हो रहा है। इसमें भी एक एवरेज स्पीड की बात करेंगे और यहाँ भी हम लोग एक एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। और ये जो मेरा एक्सपेक्टेशन है ये होल्ड करने नहीं जा रहा है। ये जो एक्सपेक्टेशन है कि एक्सेलरेशन, इतना एक्सेलरेशन से लगातार मूव करेगा, इट विल नॉट होल्ड। ये जो रिजल्ट है ना, ये एक्सपेक्टेशन जो है इसमें ये होल्ड नहीं करेगा, ऐसे ये होल्ड नहीं करेगा, इट विल नॉट होल्ड। समझ गए कि नहीं, ये होल्ड करने नहीं जा रहा। लिख दिए हैं, फिर काट भी दिए हैं कि इट विल नॉट होल्ड, ये थोड़ा देर के लिए होल्ड करेगा।
दो टक्कर के बीच का जो स्पेस है उसमें होल्ड करेगा। समझ गया कि नहीं? इसको फिर हटा देना है। ठीक है, ये हमारा ये बात आप अब यहां तक समझ गए। अब इसके आगे की बात जो है सो देखिए क्या। ठीक है, अब हम इसमें पता करेंगे कि ठीक है ये कांस्टेंट स्पीड से यहां तक आ रहा है, तो हम ये पता करेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास करेगा कितना टाइम में। इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज कितना टाइम में पास करेगा, इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। ऐसे जो है ना, आ जाओ आप। अब इसमें हम लोग कुछ चीज लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं कि दो क्रॉस सेक्शन के बीच में ये दो क्रॉस सेक्शन है ना, इस क्रॉस सेक्शन को हम कहें वन डैश, इसको हम लोग कहें ये टू। चाहे एक काम करिए, इससे अच्छा रहेगा इसको हम नाम दे देते हैं ए वन डैश, इसको नाम दे देते हैं ए टू डैश। अब वैसे एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ये दो क्रॉस सेक्शन हो गए। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ लिख देते हैं लेट ए बराबर, ये क्या है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इतना है। ये हम लिख रहे हैं एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर बिटवीन टू क्रॉस सेक्शंस कौन कौन, ए वन डैश एंड ए टू डैश। ये दो क्रॉस सेक्शन है, इसके बीच में जो है लेंथ है हमारा एल है। ओके, उसके बाद एक लिख रहे हैं छोटा एन लिख रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं नंबर है, इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, इतना हो जाएगा। और एक चीज एज्यूम कर रहे हैं वी डी, इसको बोल रहे हैं कि ये ड्रिफ्ट स्पीड है, ये ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग विथ ड्रिफ्ट स्पीड, जितने इलेक्ट्रॉन्स है दे ऑल आर मूविंग विथ दिस स्पीड, जो कि हम लोग बोल रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड है। अब इसमें आप लोग एक चीज देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कितना हमारा जो है ये जो है यहाँ देखो, अब कंडक्टर के अंदर अगर यहां से आ रहा है, यहां देखो तो कंडक्शन में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। इनर और माने ये जो इसके एटम्स होंगे, इसके इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन में नहीं भाग ले रहे हैं, कंडक्शन में भाग ले रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है कि नहीं, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले। तो ये कंडक्टर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही भाग ले रहे हैं कंडक्शन में। तो हम इसमें निकालेंगे क्या, इसमें हम लोग पहले ही लिखे एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने,
ठीक है। तो कंडक्टर का आप यहाँ देखिएगा, अगर वॉल्यूम निकालिएगा इसमें, अगर टोटल संख्या निकालते हैं कितना, अब इस पूरे दो क्रॉस सेक्शन के बीच में जो कंडक्टर का वॉल्यूम है उसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये दो क्रॉस सेक्शन के बीच में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नाउ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स between the two cross sections, between the two cross sections. Now total number of free electrons between the two cross sections, जो हम लोग दो क्रॉस सेक्शन, टू क्रॉस सेक्शंस कंसीडर्ड, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम कैपिटल एन लिखें तो कितना लिखेंगे, देखिए एरिया गुणा लेंथ से वॉल्यूम निकल जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो मालूम है यहाँ पे ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ कितना है, ये है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर आप लेंथ से गुणा कर देते हो तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल गया, दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में कंडक्टर का वॉल्यूम, गुणा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से गुणा कर दो, तो इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इस पर टोटल चार्ज, नाउ टोटल चार्ज on all the free electrons, ये जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर हम लिखें ये डेल्टा क्यू, अगर लिखते हैं ये डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये एन ए एल, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुणा कर दो, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ई है ना, ई जी, ई से डिनोट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है, ये इतना, तो इतना हो जाएगा, इतना चार्ज, यानी इस दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि नहीं, और उस पर टोटल चार्ज कितना है। अब देखिए इस छोर से इस छोर तक इलेक्ट्रॉन को आने में समय कितना लगेगा, एक्चुअली हम पता ये करना चाहते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से होकर के कितना चार्ज पास करेगा पर यूनिट टाइम। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन आगे है वो पहले निकल जाएगा, लेकिन है कि नहीं, आज जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ इस क्रॉस सेक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये चलते चलते जब यहाँ पर पहुंचेगा, तो जब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से पार कर जाएगा तो इसके अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाय दैट टाइम पार कर जाएंगे, है कि नहीं। तो ये देखिए ये टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है, जब ये लास्ट वाला इस क्रॉस सेक्शन को पार कर जाएगा तो इसके अंदर के जितने सब पार कर जाएंगे, तो सबको इस क्रॉस सेक्शन से पार करने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम वो निकालना चाहें तो देखिए क्या लिखिएगा, इसको हम लोग ऐसे बात करें, ये हम अगले पेज में आ जाते हैं। यहाँ देखिए अगर टोटल क्रॉस सेक्शन, यहाँ देखिए ये आपका कंडक्टर था ना, बोलिए ना, ये कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन था एंड यहाँ के बीच में बात करें तो इसके अंदर जितने हैं सब यहाँ से निकल जाएंगे, तो सबको निकलने में ये दूरी आपको अगर एल है, ऐसे एल है, आइए मान लीजिए लास्ट वाला की बात करें, ये ड्रिफ्ट स्पीड वीडी से आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो टाइम लगेगा, अगर उस टाइम को अगर हम टी ही लिखें, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए टी लिखें, तो कितना लगेगा, तो ये आपका एल आप बाई वीडी कर दोगे, क्या डेल्टा टी भी लिख सकते हैं आप, अगर लिखना चाहें इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लास्ट इलेक्ट्रॉन को आने में कितना समय लगेगा, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, ऐसा ही आप बुझ ही रहे हैं, तो क्या होता है ये एल बटा टाइम करते हैं तो स्पीड निकलता है, क्या भाई ये टोटल दूरी कितना तय करेगा, एल कितना टाइम में तय किया डेल्टा, तो एल बाई डेल्टा टी करते तो स्पीड निकलता कि नहीं, तो सीधे आप क्या करिएगा एल बाई इतना कर दीजिएगा तो आपका डेल्टा टी निकल जाएगा, तो इतना टाइम लगेगा।
इतना टाइम में यहाँ का जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इस क्रॉस सेक्शन को पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ, इसका हम लोग नाम जिसको रखे हैं A1 डैश, तो उससे टोटल चार्ज को पास करने में कितना, इसके अंदर के जितने चार्जेज हैं दे ऑल विल पास थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन दिस मच ऑफ टाइम, है कि नहीं। तो अगर हम निकालना शुरू करें, ये देखिए ये क्या होगा, ये आपका अगर इसमें लिखना चाहें कुछ भाषा तो आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका है टाइम taken by all the free electrons or all the free electrons to cross the cross section, to cross the cross section A1 डैश को क्रॉस को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बाय ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द क्रॉस सेक्शन A1 डैश। ऑल का मतलब यहाँ क्या है, दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में, ये जो दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं एल लेंथ के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो उनको कितना टाइम लगेगा, इतना बाई इतना ये टाइम लगेगा। तो अब देखिए, अब इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास किया, तो जितने इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन थे सब पर का चार्ज तो आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, है कि नहीं। तो उतना चार्ज इतना टाइम में पार कर जाएगा। तो अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, नाउ एवरेज इलेक्ट्रिक करंट at cross section A1 डैश लिखेंगे, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट एट क्रॉस सेक्शन A1 डैश। तो कितना हो जाएगा, अगर उसको हम आई कहें तो ये आई बराबर कितना लिख सकते हैं, ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना आया था, देखिए तो ये था ए आई इंटू एल, वॉल्यूम था, इंटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम था, इंटू ई था, ये ना टोटल चार्ज था, और टाइम कितना निकला एल बाई वी डी। बोलिए, ये था एल बाई वी डी। तो एल से एल कटेगा, बोलिए ना, ये दिख रहा है ना। तो ये यहाँ हम लोग अगर ऐसे लिखें, ये आप समझ रहे हैं, इसको हम काट दे रहे हैं। तो ये हमारा, अगर इसको काटा दें ऐसे, इस एल से एल को कैंसिल आउट करें, तो ये कितना हो जाएगा, एन ए ई आई ऊपर चला जाएगा वी डी, एन ए ई वी डी हो जाएगा। ये इतना, इसको टी मत समझिएगा, कटाने के बाद ऐसे आया है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये इतना, तो अब आपका यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा, एन ए ई वी डी, ठीक है। तो यहाँ से आपका वी डी कितना आ जाएगा, वी डी बराबर हो जाएगा ये आई बाई एन ए ई। तो ये आपका, यही आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है यही है, ड्रिफ्ट स्पीड बराबर आई बटा एन ए ई, दिस इज योर ड्रिफ्ट स्पीड। समझ गया कि नहीं। और ये जो है आपका, ये देखिए, ये अभी जो हम लोग बात किए, ये कौन सा करंट था, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात किया, ऐसे पास किया। तो जितना इधर की ओर इलेक्ट्रॉनिक करंट है, कन्वेंशनल करंट उतना ही उल्टा दिशा में होगा। तो ये क्रॉस सेक्शन से होकर के अगर हम लोग बात करें कन्वेंशनल करंट की बात, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट तो हमारा इस डायरेक्शन में होगा और इतना ही होगा। बोलिए, आप अगर इसमें गौर करके देखें तो ये मान लीजिए एन फिक्स्ड, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स्ड, ये एरिया फिक्स्ड, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए कांस्टेंट मान रहे हैं, ये ई फिक्स्ड, और ये वी डी भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। तो उसमें आई क्या हो जाएगा,
ये भी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो एवरेज हम निकाले हैं वास्तव में वो इंस्टेंटेनियस भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वैसे तो हम एवरेज निकाले हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करके निकाले हैं, लेकिन ए एन तो फिक्स्ड है, ये भी हमारा फिक्स्ड है, ये खास क्रॉस सेक्शन के लिए ये भी फिक्स्ड है, वी डी भी अगर फिक्स्ड है तो आई क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। तो जो चीज़ कांस्टेंट हो गया उसका एवरेज वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो बराबर ही हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा आपका ऐसे, और यहीं से हमारा ये ड्रिफ्ट स्पीड के लिए एक्सप्रेशन निकल गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर ड्रिफ्ट स्पीड। ये जो दिख रहा है दिस इज योर ड्रिफ्ट स्पीड। यही हम निकालना चाहते थे। ड्रिफ्ट स्पीड बराबर आई बटा एन ई ए। कितना कंडक्टर से होकर करंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और ई तो इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है, और वो पर्टिकुलर कंडक्टर में ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, समझ गए कि नहीं? तो ये आपको निकालना पड़ेगा। अलग अलग कंडक्टर, जैसे एल्यूमिनियम है तो उसके लिए अलग हो जाएगा, आयरन है तो उसके लिए अलग हो जाएगा, कॉपर है तो उसके लिए अलग हो जाएगा, समझ गया कि नहीं? यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा ये आप निकाल सकते हैं, एन का मान। एक बार जब आपका एन निकल जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम है, ई आपको मालूम है, अगर आपको आई मालूम है तो वी डी निकल जाएगा, समझ गया कि नहीं? तो ये आप समझ गया। अच्छा, मान लीजिए कि कंडक्टर सेम है, एरिया वैरी करे। मान लीजिए कि हमारा ऐसे एक बनावे ये ढंग से, ऐसे कंडक्टर सेम है, समझ गया कि नहीं? अब मान लीजिए कि यहाँ पर एरिया ज्यादा है, कोई एक खास कंडक्टर हम कंसीडर कर ले। मान लीजिए कोई खास अगर हम कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कॉपर ही कंसीडर कर लिए, पूरा कॉपर का, लेकिन यहाँ एरिया ज्यादा है, ये है एरिया कम है। एक ही कंडक्टर है तो चाहे क्रॉस सेक्शन कम हो चाहे ज़्यादा हो, यहाँ जितना करंट होगा यहाँ भी करंट उतना ही होगा। इस बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्रॉस सेक्शन ये बीच में चार्ज की मात्रा चूंकि कांस्टेंट रहनी है, किसी भी सेक्शन, दो सेक्शन क्रॉस सेक्शन के बीच में जो सेक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन नहीं होगा ना डिफिशियंसी होगा, तो पर सेकंड जितना इन करेगा पर सेकंड उतना ही आउट होगा। तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे करंट हमारा सेम रहेगा। तो मान लीजिए आई सेम रहा, एल्युमिनियम है या कॉपर है तो उसके लिए एन फिक्स्ड है, ठीक है कि नहीं? ई भी फिक्स्ड है। तो वी डी किस पे निर्भर करेगा? ए पे निर्भर करेगा। तो जहां ए ज्यादा होगा वी डी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जहां ए कम है वहां वी डी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये वी डी जो है, ये वी डी प्रोपोर्शनल है 1/a के, याद रखिएगा। जहां एरिया अगर डबल कर दीजिएगा तो स्पीड वहां पे आधा हो जाएगा, और जहां एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ पे स्पीड कम होगा। आई होप आप लोग बात को समझ गए। अब इसमें विद्यार्थी को परेशानी होती है एन निकालने में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, बस समझे कि नहीं? तो आप लोग जो है इस पर थोड़ा सा देख लीजिए। आप लोग केमिस्ट्री में बहुत मोल वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो एक चीज याद करिए, एक हम यूज करने जा रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी आप लोग पढ़े हैं, किसी कंडक्टर का डेंसिटी जो होता है, मान लीजिए डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी हमारा अगर ए से लिखें इतना, रो बोलते हैं इसको, रो डेंसिटी। ये क्या होता है? ये मास बाई वॉल्यूम होता है। मास बटा वॉल्यूम, यानी एकांक वॉल्यूम में कितना मास है, डेंसिटी क्या बताता है? मास इन यूनिट वॉल्यूम। नहीं समझे? ये अगर इसको हम m बाई अगर v लिखें तो आप इसको ऐसे समझिए, v वॉल्यूम में m मास,
या m मास है तो वॉल्यूम v है, तो 1 में m/v, तो मास बटा वॉल्यूम जो कि डेंसिटी है वास्तव में क्या है, ये यूनिट वॉल्यूम में मास है कि नहीं, मास इन यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी है, तो यूनिट वॉल्यूम का मास निकल गया, नहीं हो गया। अच्छा, आप लोग को एक चीज याद होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलों की संख्या, तो वो अगर उसका मास मालूम हो, मोलर मास मालूम हो, नहीं, तो मास में मोलर मास से अगर तुम भाग कर दोगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स जब निकल जाएगा कितना मोल है, तो एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर रहेगा, उतना एटम निकल जाएगा। और जब एटम निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कितना फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, वो अगर उसे गुणा कर दीजिएगा तो निकल जाएगा कि नहीं। तो ये अगर आपको छोटा एन निकालना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमको निकालना है, ऐसे ऐसे लिखें, ये छोटा एन जो हम डिनोट किए हैं, ये मोल के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं एन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें विद्यार्थी को थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए हम पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए इसमें हम जोर दे रहे हैं कि आप इसको समझ जाए। एन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो देखो डेंसिटी क्या है, अगर हम इसको ऐसे समझें, ये तो बात आप लोग समझ गए, तो ऐसे हटा दे रहे हैं, तो आप जो डेंसिटी है ये तो मास यूनिट वॉल्यूम का ही मास है, माने मास के जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम का मास, यूनिट वॉल्यूम का मास वो डेंसिटी है। अब इस डेंसिटी में यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम में हम उसके मोलर मास से भाग कर दिए तो क्या निकल जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में मास अगर मालूम है तो उस यूनिट वॉल्यूम के मास में मोलर मास से भाग कर देंगे तो मोल की संख्या निकल जाएगी, यूनिट वॉल्यूम में मोल की संख्या निकल जाएगी। यूनिट वॉल्यूम में जब मोल की संख्या निकल गई तो हम लोग क्या करेंगे, इतना मोल, इसके बाद क्या गुणा कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। क्या सिंबल इस्तेमाल करते हो एवोगाड्रो नंबर के लिए, कैपिटल एन, हम सीधे लिख देते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस। इससे क्या निकल जाएगा, जब यूनिट वॉल्यूम में कितना मोल है ये निकल गया तो फिर एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दो तो क्या निकल जाएगा, एटम की संख्या निकल जाएगी। आज जब एटम की संख्या निकल जाएगी इसमें, अब तुम क्या करो, एटम की संख्या निकलने के बाद तब तुम पता इसे में गुणा करो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं जी, ये डेंसिटी क्या है, यूनिट वॉल्यूम का मास, माने अगर वॉल्यूम यूनिट है, यूनिट वॉल्यूम का मास, ओके। तब उस में अगर हम मोलर मास से गुणा कर देते हैं, मास में, वैसे मास में हम मोलर मास से भाग करते हैं तो क्या निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दें तो अगर एटम की बात कर रहे हैं, एटम का मोलर मास लिए हैं, तो एटम का अगर मोलर मास लिए ना, तो उसके बाद हम लोग क्या किए, एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दिए तो एटम की संख्या निकल गई। और जब एटम की संख्या निकल गई तो एक एटम, जैसे कॉपर है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, एल्युमिनियम है 3 कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमको एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा उससे गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा कि नहीं। और ये जो होगा, चूंकि ये डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम का मास था, पर यूनिट वॉल्यूम मास था, तो अब ये जो निकलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या होगी, यूनिट वॉल्यूम में निकलेगी, सब कुछ यूनिट वॉल्यूम के लिए है। तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो आप निकालिएगा छोटा एन, ये इस तरह से निकल जाएगा। आपको डेंसिटी निकाल लीजिए, आप अगर इसको इसका डायमेंशन यूनिट चेक करें तो इसको ऐसे लिखिएगा, मान लीजिए इसको लिखे ग्राम, लिख लिए,
ग्राम में एक्सप्रेस कर दीजिए इसको, ग्राम लिखिए आप बटा, मान लीजिए वॉल्यूम के लिए हम मीटर क्यूब लिख दिए, ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लिए मीटर क्यूब कर लिए, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना ग्राम, आप बटा ये मोलर मास लिखेंगे, तो मोलर मास कितना होता है, ग्राम पर मोल नहीं होगा, इसका यूनिट लिखिएगा तो क्या करिएगा भैया, इधर ये m बटा m लिखते हैं ना, इसको n लिखते हैं ना, मोल की संख्या निकलता है, m का ये ग्राम आ बटा नीचे में मोल आ जाएगा, ये क्या लिखिएगा, इसके लिए लिखिएगा ये ग्राम पर मोल हो जाएगा। एवोगाड्रो नंबर जो होता है क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स पर मोल, नंबर ऑफ एटम्स पर मोल गुणा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ही लिखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम। इस तरह से देखो तो क्या निकलेगा, अगर सब सिंपलीफाई करोगे तो ये ग्राम से तो ग्राम कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यूनिट खाली बैठा रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए कि बात दिमाग में उतर जाए, तो मोल पर क्यूबिक मीटर बोलो ना, गुणा ये एटम की संख्या है, बोलो, तो इधर इसके नीचे में पर एटम, तो इसमें एटम, इधर मोल, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये नीचे में 1 बटा मोल रहने दिए, एटम से एटम कट गया तो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, ये मोल से भी मोल कटेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर नहीं निकल जाएगा, समझ गया कि नहीं, तो ये तो आपको रिजल्ट याद कर लेना है ऐसे, ये इतना एवोगाड्रो नंबर को आप ए से डिनोट करते हो ना, कैसे डिनोट करते हो, एन से, अच्छा चलो, तो उधर जो टोटल एन लिखा है उसे कंफ्यूज नहीं करना है, तो ये तो सीधे अगर हम लिख दें एन लिख देते हैं, तो एन बराबर क्या लिखोगे, ये डेंसिटी बटा मोलर मास गुणा ये एन गुणा ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन लिखोगे, तो एक कोई खास एटम जैसे कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है कितना होगा, एल्युमिनियम है उसका मान लीजिए 3 ठो है, उसको दिखाना है, समझ गया कि नहीं, आई होप आप लोग बात को समझे हैं, तो ये ढंग से आप कर लीजिएगा तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाएगा। आज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जब निकल गया, ये हमारा ये इसकी जरूरत है, हमको निकालना है बेसिकली इसको, ये हमको निकालना है इसको, और इसको निकालने के लिए हम डेंसिटी वाला जो बात है इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये डेंसिटी आपको ये समझ जाना था, देखिए डेंसिटी जब हम सब इस्तेमाल किए ये समझ जाना था कि यूनिट वॉल्यूम का मास है, तो अगर उस यूनिट वॉल्यूम के मास में मोलर मास से भागा करेंगे तो यूनिट वॉल्यूम में मोल की संख्या निकल जाएगी, एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर देंगे तो यूनिट वॉल्यूम में एटम की संख्या निकल जाएगी, फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम से गुणा कर देंगे तो यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। आई होप आप बात को समझ गए हैं। तो इस ढंग से आपका वो यहाँ वाला जो रिक्वायरमेंट है ड्रिफ्ट स्पीड वाला एन निकालने का, वो आपका वहाँ वैसे निकल जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया EIAPD, समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो फाइनल रिजल्ट आप लोग को इसमें जो हम लोग को जो रिजल्ट जो ये देखिए जिसकी हमको जरूरत है, तो एक फाइनल रिजल्ट जो है ये VD बराबर हमको कितना आ गया, I/NEA, और ये n कैसे निकलेगा, तो इसके लिए डेंसिटी बाई मोलर मास गुणा n गुणा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। ये चलेगा कि नहीं आप लोगों को? इतना रिजल्ट याद रहेगा?
और एक और इसमें हम लोग काम करते हैं, यहाँ देखो ये जो लिखे हैं ना, इसको अगर आप ऐसे लिख दें आई, अब बाई ए कर दें इतना, अब बाई एन ई कर दें, आई बटा ए जो होता है करंट पर यूनिट एरिया हो जाएगा, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको हम लोग लिखते हैं जे, करंट डेंसिटी बोलते हैं, जे बटा एन ई भी हो जाएगा, जे बाई एन ई भी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये आर्टिकल हम लोग का पूरा हो गया। बोलिए कुछ समझ पाए कि नहीं, आप लोग समझ पाए हैं बढ़िया से ना? तो ये ऐसे हो गया, ये सब आप लोग के लिए हम लोग शुरू किए थे। ये कंडक्टर के अंदर हमेशा कोई पूछेगा कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, तो कंडक्टर के अंदर एज्यूम्ड कांस्टेंट एवरेज स्पीड इन ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हम लोग निकाल लेंगे। और यही जो है दिस एज्यूम्ड कांस्टेंट एवरेज स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। वैसे ये जो है इसमें स्पीड का पल पल का व्याख्या करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, समझ गया कि नहीं? तो मेरा ख्याल है आप लोग, और ये एग्जाम्पल आप लोग को बहुत सूट किया होगा, आई होप नहीं किया है। सीधे गिरना तब लगातार एक्सेलरेट करेगा, एंड ऐसे ऐसे गिरना, एक्सेलरेट करना फिर कोलिजन, फिर एक्सेलरेट करना फिर कोलिजन। इसमें हम लोग एवरेज स्पीड की ही बात करेंगे, किस स्पीड से ऊपर से नीचे आया है, एक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लगाया, वो डिस्टेंस बाई टाइम एक तरह से एवरेज स्पीड हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, ये बात है। तो कंडक्टर में आप समझ गए लगातार एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होने जा रहा है, एक औसत अचर एज्यूम्ड चाल से गति होती है, एंड दैट इज कॉल्ड, और ये बहुत कम होता है, कुछ इंच पर मिनट में होगा। बात समझे कि नहीं, मतलब बहुत कम होता है। वैसे तो बहुत सारा फैक्टर पर आप देख रहे हैं डिपेंड कर रहा है, लेकिन बहुत कम है, बहुत ज्यादा आप ना समझिएगा, ये एक छोटा टर्म है, ये ड्रिफ्ट स्पीड का मान कम होता है। समझ गया कि नहीं, इस तरह की बात है। ओके, रहने दे रहे हैं। आप जिनको नोट करना हो इसको नोट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा देर के लिए देखिए। एक मान लीजिए आपको ये फिगर दिख गया, वीडियो रोकिएगा, फिर आपका ये बात ठीक है, फिर आपका ये बात, फिर आपका ये बात, ये समझना बड़ा जरूरी था, ठीक है कि नहीं? वो निकलेगा कैसे, नहीं तो सब पढ़ लिए और आपसे निकल ही नहीं रहा है, छोटा एन ही नहीं निकले तो आपका कहानी वहीं ब्लॉक हो जाएगा। समझ गया ना? तो इसको जो है